जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्रों का उत्तर कैसे दिया जाएगा। 2014 तक के हम लोग प्रश्न पत्रों का व्याख्या कर चुके हैं। आज 2016 से स्टार्ट करेंगे। विधि प्रश्न पत्र 1 का मौलिक विधि का जो है पेपर उसका स्टार्ट किया जाएगा। और हम भी वाच कर रहे हैं कि व्यूअर इस समय कम है, या तो वो लोग एग्ज़ाम के डेट न आने की वजह से शिथिल हो गए हैं, या उनको लगता है कि ये सब वाहियात टाइप के वीडियो हैं। तो मैं बता दूं कि जो व्यक्ति एक्टिव हैं, जो नियमित रूप से मेरा वीडियो देख रहे हैं, वाकई में मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन ये साल पेपर समाप्त होगा उस दिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल अन्य की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चुका रहेगा। और खुद आप लोग इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे जो नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जिन जिन क्वेश्चनों को पूछा गया है वहाँ तक आपका जो है दिमाग पहुँच जाता है मेरे व्याख्या करने से। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ हूबहू कर रहा हूँ, मैं उस जगह पे ले जाने की कोशिश करता हूँ आपके दिमाग का जहाँ से इसका आंसर आना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे के वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर ही आपको व्याख्या करके दें, लेकिन जो रिलेवेंट हो सकता है उसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ उस चीज़ को एक प्रकार से रैप अप करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं सन 2016 में जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कह रहा है कि एक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में गठन करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस विषय पर सुसंगत विधिक प्रावधान और प्रमुख प्रामाणिकताओं को संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, अनुच्छेद 29 और 30 इससे संबंधित अनुच्छेद है। उसमें ये बताया गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कैसे होगा। तो उसमें बताया गया है कि कोई भी नागरिक, जो क्लास 1 है उसका 29 का, कि कोई भी नागरिक अपने धर्म, भाषा और संस्कृति, लिपि के आधार पर उसको बनाने का, सजोए रखने का उसको अधिकार होगा। दूसरा इसका कह रहा 29(2) इसका कि अगर जो कोई राज्य द्वारा पोषित निधि से कोई सहायता प्राप्त करने वाला शिक्षा संस्था है, तो शिक्षा संस्था में उस जो राज्य द्वारा निधि प्राप्त किया गया संस्था है, शिक्षा संस्था, उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा प्रवेश करने के लिए, यानी कि उसका एडमिशन वगैरह से संबंधित जो होगा इस आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा अगर जो एडेड वो स्कूल है तो। उसी प्रकार से जब अनुच्छेद 30 देखते हैं तो उसमें भी 2 बातें कही गई हैं। कह रहा है कि पहला अनुच्छेद 30 का जो है क्लास 1 कि धर्म या भाषा के आधार पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब अगर जो कोई मैनेजिंग किसी धर्म या भाषा के आधार पर है तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पर उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, उसको कोई सहायता अगर जो मिलने की बात आ रही है सरकार के द्वारा तो इस तरीके की ये बातें अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई हैं। कुछ केस है उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया। तो टीएम पाइप फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कहा गया कि कोई अगर जो गैर निजी संस्थान है, मतलब कोई अगर जो गैर सहायता प्राप्त कोई निजी विश्वविद्यालय है या कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है, तो उसमें जबरन किसी प्रकार का आरक्षण का नीति लागू करना जो है एक प्रकार से 30 के जो अनुच्छेद 30 और 19(1) का जो क्लास जी है उसका उल्लंघन करता है। ये बात टीएमए पाइप फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में कहा गया। उसी तरीके की बात कहा गया पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में। इसमें कहा गया कि
उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में राज्य द्वारा कोटा विहित करना उसकी स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण है। राज्य द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में सीटों के आरक्षण को अनुच्छेद 30 के अधीन विनयात्मक नहीं कहा जा सकता है, न ही उसे 19(6) के अधीन युक्त निर्बंधन ही कहा जा सकता है। तो यहाँ भी एक प्रकार से छूट दी गई। पुनः 2014 में प्रमाती शैक्षिक एवं सांस्कृतिक न्यास बनाम भारत संघ 2014 के मामले में कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय विद्यालय स्थापित करता है उस पर ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के सदस्यों को थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि यह संविधान के आधारित चरित्र को नष्ट कर देगा। बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू किया जाना संविधान के अधिकारातीत है और इस बिंदु पर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स राजस्थान बनाम भारत संघ 2012 का जो मामला था का बहुमतीय निर्णय सही नहीं है। अर्थात जो ये कहना चाह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है उसका सिर्फ और सिर्फ एडेड स्कूलों में ही इस तरीके का लागू किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों में ज़बरदस्ती किसी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत उसको थोपा नहीं जा सकता है, जो 2009 में संविधान का जो शिक्षा अधिनियम जो 2009 पारित किया गया उसके तहत। इसमें आगे ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 5 तथा संविधान का अनुच्छेद 21 क संविधान के आधारभूत ढांचे या स्वरूप को नहीं बदलते हैं और संवैधानिक रूप से विधिमान्य हैं। 2009 का अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(6) के अधिकारातीत नहीं है, किंतु जहां तक यह संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 द्वारा आच्छादित सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू होता है, संविधान के अधिकारातीत है। घुमा फिरा करके इसमें भी वही बात कहा गया। तो इस तरीके से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि जो धारा 29 में कहा गया है कि हर एक नागरिक को अपना अधिकार होगा कि वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखे, और 19(2) में कहा गया कि अगर जो कोई एडेड है विद्यालय तो उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा धर्म, मूल, जाति या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से। और जो अनुच्छेद 30 है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म या भाषा के आधार पर या कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपने समाज के प्रति कोई शिक्षा संस्थान का प्रबंध और प्रशासन चलाने के लिए स्थापित कर सकता है शिक्षा संस्थान। लेकिन वहीं पे जो है उपखंड 2 इसका कह रहा है कि किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सहायता देने में राज्य सरकार द्वारा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B देख लेते हैं। 1B कह रहा है कि विभिन्न संप्रदायों के कुछ सदस्यों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई तथा सभी संप्रदायों की भागीदारी से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हुई तथा सेकेंडरी कक्षाओं तक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। समय के साथ सोसाइटी ने यह व्यवस्था किया कि संस्थान की सदस्यता केवल अल्पसंख्यक संस्थान होगा तथा राज्य सरकार विद्यालय जिला निरीक्षक से संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने का आवेदन किया गया। क्या ऐसे संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दिया जा सकता है? सुसंगत कानूनी प्रावधानों तथा न्यायिक निर्णय का संदर्भ देते हुए सकारात्मक उत्तर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है असलम खां एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर आधारित है। इस केस में जोगेंद्र नाथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का अनुसरण किया गया था और इसमें यही कहा गया था कि यदि कोई शिक्षण संस्था है जो कि अल्पसंख्यक के रूप में स्थापित नहीं है तो बाद में उसको कन्वर्ट करके उसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस भी संस्था का स्थापना हो रहा है शिक्षण संस्था का, वो मूल रूप में जिस प्रकार से था उसी रूप में उसको अंगीकार किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी। अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन में अभी पिछले क्वेश्चन में TM Pai फाउंडेशन का बात किया बनाम कर्नाटक राज्य का, उसका भी आप चाहें तो हवाला दे सकते हैं। उस केस में ये भी कहा गया था कि राज्य और विश्वविद्यालय को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए चलाई जा रही गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में
प्रवेश नीति या सदस्यता के मामले में विनियमन करने का अधिकार नहीं है, ये बात कहा गया था। लेकिन जो असलम बनाम उत्तर प्रदेश, असलम खां एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था 2016 में, और उसका जो योगेंद्र नाथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला था जिसका अनुसरण किया गया था, तो उसमें यही बात कही गई थी कि शिक्षण संस्थाओं का स्थापना किया जा सकता है। आपका अनुच्छेद भी ये बात कह रहा है, अनुच्छेद 29 और 30। लेकिन इसमें मूल रूप में जिस रूप में शिक्षण संस्था का स्थापना किया गया था, उसी की स्थापना और उसी का प्रशासन भी अंतिम समय तक होता रहेगा जब तक कि उसका विघटन न हो जाए। यानी कि उसको कन्वर्ट करके फिर अल्पसंख्यक के रूप में नहीं किया जा सकता है यदि सामान्य शिक्षण संस्थान का स्थापना हुआ है तब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लिया जाए। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का विवेचना कीजिए। देखिए, ये अनुच्छेद 245 से लेकर के और 254 तक जो है, जो बातें कही गई हैं, उसमें ये इसका आंसर है। और जो क्षेत्रिक संबंध है वो धारा अनुच्छेद 245 में दिया गया है। इसी प्रकार से जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 248 में दिया गया है। तो इन सबों का वर्णन करते हुए इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। 246 को देखेंगे, अनुच्छेद 246 को, तो जो विषय वस्तु है, जो 3 अनुसूचियां हैं, उसमें बताया गया है कि हर अनुसूची में किसको अधिकार होगा नियम बनाने का। इसी प्रकार से यदि अनुच्छेद 249 को देखते हैं तो 249 में ये कहा गया है कि कोई राष्ट्रीय हित में कोई अगर जो नियम बनाने की बात आती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार को पावर होगा। और उसमें भी केंद्र सरकार की स्थिति में खासकर जो है राज्यसभा को ये पावर होता है कि उस बात को तय करे कि कौन सी जो है राष्ट्रीय हित में विधि को, राष्ट्रीय हित के कौन से मामले हैं। और आपात की उद्घोषणा के दौरान भी संसद को ही नियम बनाने के अधिकार मिल जाते हैं, ये अनुच्छेद 250 में बताए गए हैं। इसी प्रकार से राज्यों की सहमति अगर जो बनती है तो सहमति के आधार पर फिर केंद्र सरकार माने संसद द्वारा कोई भी नियम बनाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 252 में बताया गया है। या किसी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई नियम या कोई विधि बनाना हो तब भी केंद्र सरकार को पावर है, माने संसद को वो बना सकती है 253 के तहत। या राज्यों में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है 356 के तहत, तब भी जो है राज्य सूची पर जो कुछ भी विषय बनाने का अधिकार है वो पावर केंद्र सरकार को हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। साथ में केसला अगर जो देखना हो तो जैसे छद्म का विधान का सिद्धांत भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। तो RS जोशी बनाम अजीत मिल्स का मामला है, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला है इसमें। इसी प्रकार से अगर जो क्षेत्रिक सिद्धांत का संबंध देखेंगे तो स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम RMDC का मामला है। श्रीकांत V कारुलकर बनाम गुजरात राज्य का मामला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2B को देख लेते हैं। 2B कह रहा है कि एक SC/ST से संबंधित महिला अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति से विवाह करती है तो क्या वह SC/ST वर्ग के अंतर्गत रोजगार पाने तथा आरक्षित पद से चुनाव लड़ने की परिस्थिति खो देती है, तथा क्या उसके आपसी संबंधों से उत्पन्न पुत्र की परिस्थिति के निर्धारण में उक्त मत की प्रधानता ली जानी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये केस है एक रमेश भाई द भाई नायका बनाम गुजरात राज्य 2012 का मामला है, उस पर आधारित है। और इसमें जो बातें कही गई थी वो कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि क्षत्रिय जाति के पिता तथा अनुसूचित जनजाति की मां से उत्पन्न संतान आरक्षण का दावा कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार यह कोई अखंडनीय अवधारणा नहीं है कि ऐसी संतान अगड़ी जाति के पिता का पुत्र होने के कारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सामाजिक नियोग्यता का सामना अपने जीवन के आरंभ में नहीं किया है।
यदि पिता अग्रणी वर्ग का होने के बावजूद उसने अपमान, कष्ट तथा निरुग्यता का सामना किया है तथा उसे स्वयं अपने माँ के वर्ग अथवा समुदाय में अपमान है या वह घृणा की दृष्टि से देखा गया है तो आरक्षण का दावा कर सकता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया जा सकता है। इसमें 2 केस और भी है। वालसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय का है और मीरा कनवरिया बनाम सुनीता का है। इन 2 केसों में कहा गया था कि विवाह कर लेने मात्र से व्यक्ति की जन्मतः जातिगत स्थिति नहीं बदल जाती और वे जिस जाति समुदाय में पले बढ़े हैं वे ही उनका संवैधानिक परिस्थिति होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। आज चूँकि ज़्यादा हम व्याख्या करने के मूड में नहीं हैं इसलिए क्षमा चाहते हैं, कम समय में भी आज इसको बंद करना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं जो भी बचा हुआ है इसका क्वेश्चन उसका बृहद व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे आशा है कि मेरी बात आप लोग को ज़रूर समझ में आई होगी। जो मैंने इसमें चर्चा किया है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।